जान के हम पे शोषण कर रहे हो, क्या चीज का बदला ले रहे हो हमारे? उस समय पैसा दिए जिस समय आप इलेक्शन लड़ रहे थे, इसको देने के लिए ना 9 रेकरिंग डिपॉजिट रखे थे बेटी की, न 3 बेटी है। 186, 388, 120B एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, कॉन्स्पिरेसी। 10 अगस्त को इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद 28 अक्टूबर को मेरी गिरफ्तारी की गई मेरे घर से। आप सब लोगों को मालूम है इसका भी। इस एफआईआर को आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कोई भी घटना क्रम कहीं भी कारित नहीं हुआ। सिर्फ यही बताया गया कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था कि मैं सरकार का स्टिंग ऑपरेशन कराऊं, और उस स्टिंग ऑपरेशन को कराने के बाद मैं सरकार को ब्लैकमेल करता, यानी कि सारी की सारी संभावनाएं जताई गई हैं। अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे गौर से तो आप देख लेंगे। तीसरे नंबर पर हाई कोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ है। आप अगर 1 सेकंड उसको आप देखें तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करता हूं, फिर शुरू करेंगे आगे। तीसरे नंबर पर हाई कोर्ट का ऑर्डर है जस्टिस लोकपाल साहब की बेंच का। उसके पैरा 13 को आप एक बार देख लें। पैरा 13 हाईलाइट किया हुआ है। शुरू में तो एफआईआर है, एफआईआर के बाद जस्टिस लोकपाल का सबसे आगे लिखा होगा इन द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। इसमें हाईलाइट हुआ है पैरा 13, इट अपीयर्स टू दिस कोर्ट दैट द कंप्लेनेंट, यानी कि जिन्होंने मुझ पर एफआईआर दर्ज कराई थी, माइट हैव पर्सनल ग्रेज अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर और ही मे बी मेयर ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ समवन और द बिजनेस राइवल ऑफ हिज एम्प्लॉयर। पैरा 14 में लिखा है ऑन द पर्सुअल ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि ऑन द पर्सुअल ऑफ एफआईआर इट वुड रिवील दैट देयर इज नो विस्पर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 386, 388, 120B। जिस एफआईआर को 10 अगस्त को दर्ज कर मुझे 28 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, उस एफआईआर के ऊपर जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है वो ये है कि ये एफआईआर बनती नहीं है, ये सेक्शंस नहीं बनते हैं। 16 नवंबर को हाई कोर्ट की डबल बेंच, जो कि चीफ जस्टिस साहब की द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया कि सेशन कोर्ट देहरादून 16 नवंबर को मेरी बेल पर सुनवाई करे और उसी दिन डिसाइड करे, गवर्नमेंट वॉन्ट आस्क फॉर टाइम। 16 को जैसे ही मेरी बेल हुई तभी रांची में एक मुकदमा मेरे खिलाफ 4 नवंबर को दर्ज कर दिया गया राजद्रोह का। राजद्रोह क्या कि एक अमरतेश चौहान है, मैंने उनको व्हाट्सएप कॉल पर कहा कि मुझे उत्तराखंड सरकार गिराने के लिए झूठे दस्तावेज उपलब्ध कराएं, और जब उन्होंने मना कर दिया तो मैंने उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी दी। उत्तराखंड सरकार गिराने के लिए रांची के एक व्यक्ति से मैंने दस्तावेज मांगे और उस दस्तावेज मांगने के बिहाफ पर मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा और एक्सटॉर्शन का रांची में दर्ज कर दिया गया। 16 नवंबर की रात को 10:30 बजे, जिस दिन 16 को मेरी बेल हुई देहरादून में, उसी दिन रात को 10:30 बजे जेल से लेकर अवैध तरीके से बिना कोर्ट की परमिशन लिए मुझे रांची ट्रांसफर कर दिया गया। और जब रांची मुझे ट्रांसफर किया गया तो 3 दिन और 2 रात का सफर करके मैं रांची बिना लोकल ट्रेन से ले जाते हुए रांची पहुंचा। और मेरी तबीयत खराब थी, ये सबको मालूम है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मेरा गुनाह क्या था। जिस एफआईआर में मुझ पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा के मुझे जेल भेजा गया, उसके लिए हाईकोर्ट कहता है कि तो एफआईआर ही नहीं बनती है, ये सेक्शंस ही नहीं बनते हैं। उसके बाद रांची में 3 दिन में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई। वो रिपोर्ट इसके अंदर संलग्न है, आप देख सकते हैं। पुलिस ने राजद्रोह और एक्सटॉर्शन की धाराएं हटा दी, यानी कि 3 दिन के अंदर मेरे ऊपर ना तो राजद्रोह पाया गया और ना एक्सटॉर्शन पाया गया। चौथे दिन मेरी बेल हो गई। जिस दिन 24 नवंबर को मेरी बेल हुई, उसी दिन देहरादून की जेल से एक वारंट, बी वारंट आ गया जेल के ऊपर कि अब इनको देहरादून भेज दीजिए,
क्योंकि इनके खिलाफ 17 नवंबर को एक मुकदमा दर्ज हुआ है। 17 नवंबर, जब 16 नवंबर को मैं उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी में रांची के लिए ट्रांसफर में था और 18 तारीख को मैं रांची पहुंचा हूं, तो 17 नवंबर को मैंने या मेरे किन लोगों ने किनके साथ मारपीट कर दी और किनके साथ लूट डकैती कर दी, मेरे ऊपर वहां डकैती और लूट का मुकदमा दर्ज कर दिया गया 17 नवंबर को। जब मैं पुलिस कस्टडी में 16 तारीख को रांची जा रहा हूं, 18 तारीख को रांची कोर्ट में पेश हो रहा हूं, 17 तारीख को ट्रांजिट रिमांड के दौरान मेरे लोग कैसे किसी को जाके मार पीट सकते हैं, कैसे किसी का मोबाइल छीन सकते हैं, कैसे किसी की चेन छीन सकते हैं, कैसे किसी के साथ डकैती कर सकते हैं। उसका भी वारंट लगा दिया कि अब इनको वापस भेजिए। आप सब लोगों के मन में बड़े ख्याल आए होंगे, बहुत सारी बातें आई होंगी। मैं भी चाहता हूं कि एक बार आप लोग भी पूछें। आप लोगों को कहीं लगता है इस एफआईआर, आप एक एफआईआर पढ़िए, आपको लगता है कि पूरी एफआईआर में कहीं कोई घटना हुई है, किसी का एक्सटॉर्शन हुआ है, किसी की ब्लैकमेलिंग हुई है? अब ये सारा क्यों हुआ, इसका कारण मैं अब आपको बताता हूं। इसका कारण है स्टिंग ऑपरेशन जो हो चुके थे, जिनको एफआईआर में ये कहा गया है कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा था और मैं स्टिंग करने में असफल हो गया। अगर वो स्टिंग ऑपरेशन हो जाते तो मैं सरकार को ब्लैकमेल करता। देखो भाई, जो विवादित व्यक्ति है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मैं उसको क्यों महत्ता दूं। सर, प्रशासन विभाग